Welcome to a very, very special broadcast where we have the privilege of talking to India's Prime Minister Narendra Modi ji. And Prime Minister Narendra Modi, thank you very much for speaking to Rahul and myself and to the millions of viewers of India's #1 news brand Times Now. Thank you very much प्रधानमंत्री जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम्स नाउ के सभी दर्शकों से मिलने का मुझे अवसर मिला, मेरे लिए खुशी की बात है। मैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं और 2018 साल की पहली मुलाकात है, तो मेरी विशेष शुभकामनाएं हैं सबको। थैंक यू जी। आप सबको भी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। प्रधानमंत्री जी, हाउ वुड यू लुक बैक ऑन द 3.5 years ऑफ योर टर्म इन ऑफिस? सो मच हुआ है, कितना किया है और क्या बचा है? मैं स्वयं मेरा मूल्यांकन करूं उसके बजाय अच्छा है कि देश की जनता उसका मूल्यांकन करे। और हमारे देश में बार बार जो चुनाव आते हैं वो भी एक कसौटी मानी जाती है। अगर उसे कसौटी माना जाए तो आप देखते हैं कि डिस्टिंक्शन से भी अच्छी स्थिति में हम निकले हैं। दुनिया की नजरों से देखें तो दुनिया लगातार कह रही है कि भारत एक ब्राइट स्पॉट है, एक बहुत बढ़िया आर्थिक क्षेत्र में विकास की दृष्टि से देखा जाए। लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि यूपीए की सरकार के 10 साल और हमारी सरकार के 3.5-4 साल जो भी समय हुआ है उसका तुलनात्मक ब्यौरा देश के सामने आते रहना चाहिए। तभी पता चलेगा कि पहले क्या था, अब क्या है। अब जैसे आखिरकार चुनाव चल रहा था, उस समय के अखबार निकाल दीजिए, निराशा का माहौल था, रोजाना एक स्कैम की चर्चा आती थी, हर बार यही खबर आती थी, कितना गया कितना गया। 3.5 साल से आप देख रहे हैं यही खबर आई है, इतना आया इतना आया। तो मुझे बहुत संतोष है, जिस संकल्प को लेकर के हम चले थे सही दिशा में जा रहे हैं। उत्तरोत्तर हमारी गति बढ़ती चली जा रही है और देश के सामान्य मानवी की जो आशा अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने में हम भरसक प्रयास करते हैं। ये विश्वास देशवासियों को हुआ है और यही सबसे बड़ा संतोष होता है। प्रधानमंत्री जी, आपने आर्थिक व्यवस्था की बात की। आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.5 पर है इस वक्त, लेकिन कई एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक जैसे एजेंसीज ने कहा है कि ये अगले साल 7.3 तक जाएगी, 7.3 तक जाएगी। लेकिन बावजूद इसके आप क्या समझते हैं कि ये ग्रोथ किस तरह आगे बढ़ती रहेगी? क्योंकि एक डूम्सडे सिनारियो भी लोग दिया करते हैं। जो लोग ये सिनारियो दे रहे हैं उनकी ये मजबूरी है, क्योंकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप करना, बात का बवंडर बनाना, ये आमतौर पर रहता है। लेकिन 3.5 साल से हम एक ऐसी सरकार चला रहे हैं कि जिस पर कोई गंभीर आरोप नहीं है, कोई बड़ी ऐसी घटना नहीं है कि सरकार संकट में आ जाए और उसका विपक्ष को। तो एक प्रकार से आरोप करने वालों के लिए भी ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि सरकार के खिलाफ आरोप क्या करें। तो फिर सरल रहता है निराशा फैलाना, हर चीज में निराशा देखना। तो मैं समझता हूं ये उनकी मजबूरी है इस प्रकार की बातें करना। अब जहां तक देश की आर्थिक विकास की यात्रा का सवाल है, आपको मालूम होगा कि 2013-14 में अर्थ जगत में भारत की पहचान क्या थी?
भारत का नाम फ्रेजाइल 5 में था 2013-14 में, कि डूबती नैया है और ये तो मरेंगे लेकिन हमको भी मारेंगे सनम। ये दुनिया मानती थी, दुनिया को चिंता थी कि ये फ्रेजाइल 5 में भारत का, वरना ब्रिक्स में आई का अपनी एक स्थान था, लेकिन फिर हम फ्रेजाइल 5 में आ गए। 3 साल के भीतर भीतर फ्रेजाइल 5 शब्द निकल करके उस भावना से दुनिया, और ये दुनिया के गणमान्य इंस्टीट्यूशंस, विधिवेत्ता, अर्थवेत्ता, उनकी बातें हैं, वहां से निकल करके आज 3-3.5 साल के भीतर भीतर चमकता सितारा के रूप में भारत की अर्थनीति को देखा जाए, आशा के रूप में देखा जाए, मैं समझता हूं ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा, कोई व्यक्ति स्वस्थ है कि बीमार है, हम क्या करते हैं? पल्स देखते हैं, बीपी देखते हैं, डायबिटीज देखते हैं, हार्ट बीट देखते हैं और फिर कहते भाई कुछ ठीक है या गड़बड़ है। वैसा भी अर्थव्यवस्था के लिए भी है। अब देखिए, हमारे पहले जो सरकार थी उस समय महंगाई का दर क्या था? 10% से भी ज्यादा। हम 3 साल का एवरेज निकालें तो 3% लाए हैं। हमारा एवरेज 3% का है और अभी इन दिनों वो 5% है, लेकिन हम एवरेज अगर निकालें तो 3%। कहां 10 और 10+ और कहां 3। ये एक आर्थिक व्यवस्था का इंडिकेटर है। दूसरा, एफडीआई $30,000 से आज $40,000 से भी ज्यादा बढ़ गया। ये अपने आप में मैं समझ 30 बिलियन टू 62 बिलियन। यस, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जंप है। जब विश्वास होता है अर्थनीति में तब होता है। फिस्कल डेफिसिट पहले 4.5%, उससे भी ज्यादा फिस्कल डेफिसिट से देश चल रहा था। हमने उसको 3.5 पर ला करके खड़ा किया। ये इसका मानदंड है। करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी की तुलना में 4% थी, आज हम उसको 1 और 2 के बीच में ला करके खड़ा कर दिया है। अगर आपको तंदुरुस्त चर्चा करनी है तो निश्चित पैरामीटर्स के आधार पर होती है, और निश्चित पैरामीटर को दुनिया देखती है और दुनिया तब कहती है कि भारत एक ब्राइट स्पॉट है। और इसीलिए हम मानते हैं कि आने वाले दिनों में भारत का ग्रोथ रेट बढ़ेगा। एक और इंडिकेटर है सेंसेक्स। इट हैज क्रॉस 35,000 एंड वन ऑफ द रीजंस इज, जो आप कह रहे थे, फिस्कल डिफिसिट आपने इतनी अच्छी तरह आपकी सरकार ने मैनेज किया है। तभी भी आलोचक हैं, लोग कहते हैं कि ठीक नहीं चल रहा। आपने मजबूरियों की बात की, ये क्या मजबूरियां हैं? राजनीतिक निराशा, रास्ता नहीं जो सूझ रहा है, वही मजबूरियां हैं उनकी। प्रधानमंत्री जी, आप पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो 20 साल में डेवॉस जाएंगे और आप प्लीनरी को एड्रेस करेंगे। ऐसा किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पहले नहीं किया है जो प्लीनरी को एड्रेस किया हो। और आप चाइना के बाद, लास्ट ईयर चाइना ने किया था और अब इस साल आप करने जा रहे हैं। आपकी यात्रा अब 2 ही दिन में होने वाली है। आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का क्या किस्सा डेवॉस लेके जाएंगे? अब देखिए, एक कोई नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री इसके रूप में, कोई विशेष कारण के रूप में मैं इन चीज को देखता नहीं हूं। ये इसलिए संभव हुआ है कि भारत ने प्रगति की है। भारत ने अपनी आर्थिक ताकत दुनिया के सामने मजबूती से पेश की है। तो स्वाभाविक है कि दुनिया भारत को जानना चाहता है, डायरेक्टली जानना चाहता है, समझना चाहता है।
और मैं इसे एक अवसर मानता हूं कि हमारे 125 करोड़ देशवासियों ने जब एक प्रॉपर इकोसिस्टम मिला तो खिलने लग गए। नीतियां साफ सुथरी मिली, वो इनिशिएटिव लेने लगे, रिस्क लेने लगे, आगे बढ़ने लगे। 3.5 साल के भीतर भीतर भारत की जो ये पूरा टर्न अराउंड है, फ्रेजाइल 5 से लेकर के ब्राइट स्पॉट तक का, तो ये भारत के 125 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ का परिणाम है। और मेरा काम है दुनिया में जाकर के उनके गीत गाना, मेरा काम है मेरे 125 करोड़ देशवासियों की पराक्रम की गाथा दुनिया को बताना, मेरा काम है विश्व के सामने जाकर के हम प्रगति की कई नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं ये दुनिया को बताना। और मैं इस अवसर का भरपूर फायदा उठाऊंगा कि विश्व भारत का सही रूप देखे, भारत के सामर्थ्य को समझे और भारत के अवसरों को वो भी अपने हित के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि भारत एक आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बना हुआ है। मगर तब भी 91 से आज तक यानी 2 दिन कोई और प्रधानमंत्री को हमारे देश के ये स्तर नहीं मिला है टू ऑक्यूपाई द स्टेज। ये क्यों हुआ? भारत ने खुद ने आज विश्व में आकर्षण का केंद्र बना है। ये कमाल भारत की है, भारत के 125 करोड़ देशवासियों की है, निराशा के माहौल से आशा के साथ आगे बढ़ने वाले हिंदुस्तान की है। हर क्षेत्र में प्रगति करने का हिंदुस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड जो पिछले 3 साल में पैदा हुआ है, उसके कारण दुनिया को स्वाभाविक लगता है। दूसरा, विश्व में काफी बदलाव आया है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो, पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस हो, ट्रांसपेरेंसी हो, इंटीग्रिटी हो, 125 करोड़ देश में बढ़ता हुआ मिडिल क्लास का बल्क हो, 800 मिलियन 35 से कम आयु के लोग हो, और इन सब के साथ जैसा मैंने कहा डेमोक्रेसी हो, तो विश्व का उसके प्रति आकर्षित होना बहुत स्वाभाविक है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम ये मौका जाने न दें। बहुत सही कहा आपने प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको याद दिलाऊंगी अक्टूबर 2017 में IMF की चीफ क्रिस्टीन लगार्ड ने कहा था, वी हैव स्लाइटली डाउनग्रेडेड इंडिया बट वी बिलीव दैट इंडिया इज फॉर द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ऑन अ ग्रोथ ट्रैक दैट इज मच मोर सॉलिड as a result of structural reforms that have been conducted in the last couple of years. If world economic institutions like IMF and World Bank are convinced about demonetization and GST, तो हमारी domestic constituency क्यों convinced नहीं है demonetization और GST से? देखिए, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, मूडीज हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, दुनिया की अर्थ जगत को जानने समझने वाले लिखने वाले लोग हो, वे सब भारत के इन कदमों की तारीफ करें, अच्छी बात है। लेकिन मेरे लिए मेरे देशवासियों का सर्टिफिकेट सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, और मुझे मेरे देशवासियों ने सर्टिफिकेट दिया है। मेरे कदमों को मेरे देशवासियों ने हर समय हर मोड़ पर सराहा है, स्वीकार किया है, और वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। दूसरी बात है, सोए हुए व्यक्ति को जगाना बड़ा सरल होता है, लेकिन जागने का ढोंग करने, सोने का ढोंग जो कर रहा है उसको जगाना बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए जो विरोध कर रहे हैं या जो आलोचना कर रहे हैं, सचमुच में डिमोनेटाइजेशन वो सिर्फ एक नोट गई और दूसरी नोट आई, यहां तक सीमित विषय नहीं है। अगर एक भारतीय के नाते हम दुनिया को ये बताते कि इतना बड़ा देश, इतनी विविधताओं से भरा देश, जहां गरीबी भी है, मध्यम वर्ग भी है, अमीर भी है, पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी हैं, गांव भी है, शहर है,
आर्थिक असंतुलन भी है, राज्यों राज्यों के बीच भी असंतुलन, उसके बावजूद भी रातों रात 86% करेंसी बदलने का एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में निर्णय होता है और लागू हो जाता है, जबकि लोगों ने आग लगाने की कोशिश की थी, दंगे हो जाए वहां तक की प्रयास किए थे, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे, क्या कुछ नहीं किया था। इतना सारा करने के बाद कोशिश यही थी कि काले धन वाले बच जाएं, भ्रष्टाचार वाले बच जाएं, बेईमान बच जाएं, इसके लिए क्या कुछ नहीं हुआ था, लेकिन देश हमारे साथ खड़ा रहा। दुनिया के छोटे छोटे दोस्त भी ऐसे प्रयोग करने के लिए निकले, लेकिन वापस लौटना पड़ा। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी सफलता है कि सिर्फ एक नोट गई दूसरी आई, इतना नहीं, इसके साथ एक भारत का फेडरल स्ट्रक्चर, भारत का सामान्य मानवी, भारत की सरकार का गवर्नेंस, आरबीआई का रोल, ये अपने आप में विश्व को भारत के प्रति आदर बढ़ाने वाला है। ये लाभ राजनीतिक विरोध होने के बावजूद भी लेना चाहिए था, लेकिन अब कुछ लोगों की मर्यादाएं हैं, नहीं ले पा रहे हैं। जी 30 प्लेसेस हम राइज किए हैं हिंदुस्तान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मगर लोग एक और फ्रेज के साथ सामने भी आते हैं, वो कहते हैं ईज ऑफ लिविंग। तो ये हाउ विल दैट बिकम अ रियलिटी, वो रियलिटी कैसे बनेगी? बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 30 नहीं, एक्चुअली हम 42 अब किए हैं, हम आने के बाद, हमारे आने के बाद पिछले 3 साल में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, और ये ऐसे नहीं होता है। गुड गवर्नेंस हो, क्लैरिटी हो, ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुसार पॉलिसी फ्रेमवर्क हो, तब जाकर के रैंकिंग आता है, ये हवाबाजी से नहीं आता है। तो भारत ने ये सारे कदम उठाए हैं। दुनिया के लिए आश्चर्य है, करीब 1400 से ज्यादा कानून हमने खत्म किए 3 साल में। एक कानून बनाने की जितनी ताकत है, उससे ज्यादा इन कानूनों के जंगलों से सामान्य मानवी को मुक्ति दिलाना एक बहुत बड़ा काम है। ये ईज का विषय है। ये मेरी अपनी सोच है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वेरी गुड, लेकिन भारत जैसे देश में अल्टीमेट गोल होना चाहिए ईज ऑफ लिविंग, और इसलिए मेरा पूरा फोकस इस बात में है कि सामान्य व्यक्ति को सिस्टम के साथ जो जूझना पड़ता है, जद्दोजहद करनी, वो बंद होना चाहिए। सिस्टम प्रोएक्टिव होनी चाहिए सामान्य मानवी की सुख सुविधा के लिए, जो निर्धारित हो वही, कोई एक्स्ट्रा देने के लिए नहीं, कोई मांगता नहीं है। इस देश का गरीब सरकार से ये नहीं कहता कि मेरा झोपड़ी को एकदम से बंगला बना दो, वो रोजमर्रा की जिंदगी में चाहता है। और मैं मानता हूं ईज ऑफ लिविंग की दिशा में हम लोगों ने प्रयास करने चाहिए। मैं इस दिशा में कोशिश कर रहा हूं। जैसे हर गरीब महिला जो लकड़ी का चूल्हा जला करके गैस यानी धुएं में जिंदगी गुजारती थी, उसका ईज ऑफ लिविंग तब होगा, कैसे होगा? तो चलो मैं उसको धुएं से मुक्ति दिला दूं। मैंने एक बड़ा अभियान उठाया उज्ज्वला का, 3 करोड़ 30 लाख परिवारों को गैस का कनेक्शन दे दिया। 5 करोड़ का टारगेट शायद मैं समय से पहले पूरा कर दूंगा। ये अपने आप में ईज ऑफ लिविंग की दिशा में हमारे कदम है। सही कहा आपने प्रधानमंत्री जी, लेकिन एक फिर क्रिटिसिज्म आता है, और मैं विपक्ष की बात कहूंगी। कभी वो कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स ले आए आप, कभी वो कहते हैं कि आपने नौकरियां नहीं दी, ईज ऑफ लिविंग कहां से आएगा, जॉब क्रिएशन नहीं हो रही है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस हो रहा है, किसान मरा जा रहा है। उनको आप क्या कहेंगे? जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को संविधान के दायरे में राजनीति के केंद्र का एक बहुत बड़ा काम किया था। हमारी कोशिश है वन नेशन वन टैक्स की दिशा में जाने की। जीएसटी का तत्वतः किसी ने विरोध नहीं किया है। तात्विक रूप से सब कुछ इसको स्वीकारते हैं। जब जब जिस इसको अवसर मिला, हर एक ने इसको बढ़ाने का प्रयास किया है।
और ये इसलिए जीएसटी जो भी है, अगर वो सफल है तो भी सबका है, अगर विफल है तो भी सबका है। ये मैं डे वन से कह रहा हूं कि ये किसी एक सरकार का काम नहीं है, सबने मिलजुल करके किया है। दूसरा, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने 7 साल तक लगातार डिबेट कर करके इसको पारित किया है। इतना लंबा समय किसी विषय पर चर्चा हुई हो, ऐसा बहुत रेयर होता है। सभी दलों ने अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, विचार प्रकट किए हैं, और एक मंथन से निकला हुआ जीएसटी है। जब संसद ने, जहां की जो लोग बैठे थे, जिन्होंने पारित किया है, अगर आज वही लोग जीएसटी के खिलाफ भद्दे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो उस संसद की पवित्रता का अपमान करते हैं, संसद की सामूहिक शक्ति का अपमान करते हैं, लोकतंत्र के मंदिर का अपमान करते हैं। ये शोभा नहीं देता है। दूसरा, अब उसके लागू करने के विषय, लागू कौन करता है? सभी दलों ने मिलकर के, संसद ने मिलकर के जीएसटी काउंसिल बनाया है। जीएसटी काउंसिल के 33 घटक उसके मेंबर हैं, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट। जीएसटी काउंसिल में जितना वेटेज पुडुचेरी का है, उतना ही वेटेज भारत सरकार का है। जीएसटी काउंसिल में जितना वेटेज नागालैंड का है, उतना ही वेटेज भारत सरकार का है। जीएसटी काउंसिल में जितना वेटेज उत्तर प्रदेश का है, उतना ही वेटेज भारत सरकार का है। 33 इक्वल है, ऑल 33 आर इक्वल। जीएसटी के अंदर जितने निर्णय हुए हैं, सारे के सारे सर्वसहमति से हुए हैं, सबकी सहमति से हुए हैं। एक बार भी वोटिंग की नौबत नहीं आई है। इस जीएसटी काउंसिल में सभी दलों की सरकारें हैं, सभी दलों के मंत्री हैं, सभी दलों के प्रतिनिधि हैं, सभी स्टेट की अपनी आशा आकांक्षाओं से भरे हुए लोग हैं। निर्णय सारे सहमति से हुए हैं। जो निर्णय करने में आपकी पार्टी के भी मुख्यमंत्री भागीदार हैं, जिस निर्णय में सहमति से हुआ है, इतनी पवित्र व्यवस्था जो संसद ने बनाई है, सबने मिलकर के बनाई है, सारे निर्णय सबने की है। अंदर तो बड़े हंसते खेलते प्यार से निर्णय होते हैं, और बाहर आकर के गुस्सा दिखाते हो, आक्रोश दिखाते हो, मरने मारने की भाषा बोलते हो। अंदर हम प्यार से जीएसटी के निर्णय कर रहे हैं, बाहर आप दूसरा कह रहे हो। संसद में प्यार से, खुले मन से डिबेट करते हैं, हंसते खेलते करते हैं, और बाहर आकर के गुस्सा दिखाते हो, आक्रोश दिखाते हो। तो ये देश की जनता इसको भली भांति जानती है। आज जीएसटी के जितने निर्णय हैं, 33 लोगों ने किए हैं, उन 33 में हम एक है, बाकी 32 है। लेकिन ठिकरा हमारे सर पर फोड़ने का खेल चल रहा है, तो आज नहीं तो कल देश समझेगा। दूसरा, आप मुझे बताएं, इनकम टैक्स कानून कब बना? अब तक इनकम टैक्स में कानून में कितने बदलाव आए हैं? सैकड़ों सुधार हुए, सैकड़ों। जीएसटी भी एक नई व्यवस्था विकसित हो रही है। मैं डे वन से कह रहा हूं, देश की जनता में को इस नई व्यवस्था से एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। जहां जहां हमारी कमियां हैं, उसको सुधारते चले जाना चाहिए, और एक अच्छा व्यवस्था विकसित करने के लिए हमने सामूहिक प्रयास करना चाहिए। 6 महीना, 8 महीना, साल, 2 साल, सब लोग मिलकर के एक ऐसी चीज दें देश को जो पूरे लंबे अरसे तक काम आए। तो एक ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस को इरादा नेक है, प्रयास जितनी भगवान ने सबको बुद्धि शक्ति दी है, सब कर रहे हैं। एक अच्छी चीज के लिए मिलजुल करके चलना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ ही देखेंगे क्या? एम्प्लॉयमेंट और फार्मर्स पे मैं बता दूं, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है जी। अभी आपने देखा होगा, इंडिपेंडेंट एजेंसियों ने जो सर्वे किया है,
हमारे देश में ये तो सब लोग मानते हैं कि जॉब की दुनिया में, जॉब मार्केट में फॉर्मल 10% है, इनफॉर्मल 90% है। ये तो माना हुआ है। मैं सिर्फ फॉर्मल के आंकड़े आपको देता हूं, जो हमारे आंकड़े नहीं है, इंडिपेंडेंट एजेंसियों ने निकाले हुए आंकड़े हैं। ईपीएफ ये परफेक्ट पैरामीटर होता है जिसमें जिसको रोजगार मिलता है उसका नाम होता है, उसका आधार नंबर होता है, उसके खाते में पैसे जमा होते हैं, वो ईपीएफ होता है। एक साल में 18 से 25 साल के नए नौजवानों का ईपीएफ 17 लाख जुड़ा है, 70 लाख, 7 मिलियन। क्या ये रोजगार नहीं है क्या? दूसरा, इस देश में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम तो किया होगा 3.5 साल में, कोई नए वकील बने होंगे, कोई नए डॉक्टर बने होंगे, कोई नए कंसल्टेंट बने होंगे। ये इनफॉर्मल सेक्टर में जो गए उनके आंकड़े तो कहीं होते ही नहीं जी, उनके कहीं होते नहीं है। तो ये जो प्रोफेशनल क्षेत्र में जो लोग जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तीसरा, आप मुझे बताइए, पहले अगर जितने रोड बनते थे, आज अगर एक दिन में उससे डबल रोड बनते हैं, तो क्या बिना रोजगारी के बड़े होंगे क्या? किसी ने तो काम किया होगा, उसको रोजगार नहीं मिला होगा। पहले जितनी रेल की पटरी डलती थी, आज एक दिन में उससे डबल डलती है, तो क्या रोजगार नहीं पैदा करता होगा क्या? पहले जितना इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, उससे डबल इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, क्या रोजगार नहीं मिलता होगा क्या? पहले जो पोर्ट सेक्टर का कारोबार था, वो आज तेजी से बढ़ा है, क्या उसमें रोजगारी के बिना बढ़ा होगा क्या? कैसे काम हुआ होगा? अब ये चीजें आप स्वीकारोगे ही नहीं। आपके पास गिवन जो सिस्टम है डाटा की, उसको यही सिस्टम पुरवार करती है कि इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है। और दूसरा, इसके बावजूद भी हमारा स्पष्ट मत है, सरकार की नीतियां देखिए, हमारी सारी नीतियों के केंद्र में रोजगार को बढ़ावा देने की व्यवस्था है जी। हमने टेक्सटाइल में जो पॉलिसी बनाई है, हमने चमड़े के उद्योग में जो पॉलिसी बनाई है, वो मैक्सिमम लोगों को रोजगार देने के लिए बनाई है। तो इसलिए भारत जैसे देश में मुद्रा योजना अपने आप में एक ऐसे रोजगार का अवसर दे रहा है जो प्रतिष्ठा भी देता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी देता है, और जो आज रोजगार चाहता है वो रोजगार देने वाला बनता है। 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ ऋण की स्वीकृति, 10 करोड़ छोटा सा आंकड़ा नहीं है, 1 मिलियन, और 4 लाख करोड़ रुपया उनको मिला है मुद्रा योजना से। और आपको जानकर के खुशी होगी, देश के हर नौजवान को प्रेरणा मिलेगी। इन 10 करोड़ ऋण स्वीकृति में 3 करोड़ लोग वो हैं जिनको पहली बार बैंक से पैसा मिला है। ये 3 करोड़ लोगों के हाथ में, किसी के हाथ में 50,000, किसी के हाथ में लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख आए हैं। किसी ने किसी रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था खड़ी है, और वो अकेला कमाता ऐसा नहीं, उसने किसी एक को और रोजगार दिया है। ये रोजगार नहीं तो क्या है? इसलिए कृपा करके जो निराशा में डूबे हुए हैं, वो अपनी निराशा से बाहर निकलने के लिए प्रयास करें तो हम समझते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं इसलिए औरों से निराश कर दें, ऐसी भाषा प्रयोग न करें। ये तो रही आर्थिक इश्यूज की बातें। ये जो मरने मारने वाले ये जो बोल हैं, ये आपके ऊपर भी दर्शाए जा रहे हैं। आपकी फैमिली के ऊपर भी people make very distasteful personal remarks. We have been hearing them election after election. Modi ji, ये is not a good reflection on our political discourse. इस पे आपका क्या कहना है? Because this is becoming cyclical. देखिए भाई, मैं समझता हूँ कि इस पर तो देश सोचे। अब मैं इतना झेल चुका हूँ, इतना मुझ पर इतने ऐसी बातें मैंने सुन चुका हूँ। मैं नहीं चाहता भगवान मुझे उसको दोबारा ऐसी चीजें याद करने के लिए मजबूर करे। मैं तो इतना ही कहूँ, ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे।
प्रधानमंत्री जी, आप भारत की इमेज, इंडिया की जो इमेज है वो बाहर के देशों में जाकर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लीडर्स हैं जो बाहर जाते हैं और जाकर अपने जो डायस्पोरा हैं, जो इंडियंस बाहर सेटल्ड हैं, उनको जाके कहते हैं कि भारत में सब कुछ बहुत खराब चल रहा है, आपकी मदद की जरूरत है, आप वापस आइए, कुछ मदद करिए, भारत में सब डूबता जा रहा है। उनसे आप क्या कहेंगे? शायद जो लोग विदेश में रहते हैं और जो लोग विदेश जाते आते रहते हैं, आज भारत के पासपोर्ट की जो इज्जत है, आज भारत के पासपोर्ट की जो ताकत है, शायद ही पहले कभी इतनी ताकत किसी ने अनुभव की होगी। आज एयरपोर्ट पर एंटर होते ही इमिग्रेशन अफसर के पास जब भारत का पासपोर्ट कोई रखता है तो बड़े शान के साथ सामने वाला बड़े गर्व से उसके सामने देखता है। ये हर कोई बताता है, हर कोई कहता है भाई दुनिया में आज मैं समझता हूं कि सत्य यही है। बाकी दुनिया में जाकर के अगर हम कुछ बोलते हैं तो देश की पहचान के बजाय बोलने वाले की पहचान ज्यादा हो जाती है। मगर ये सब लोग कहते हैं कि बोलने पे कुछ पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। वी आर फ्री टू मेक कमेंट्स, वी आर फ्री टू एक्सप्रेस आवर डिसअपॉइंटमेंट्स, और पहले भी लोगों ने करा है, तो हमारे को सिंगल आउट क्यों किया जाता है कि हम कुछ भारत की इमेज को, छवि को डेंट कर रहे हैं? ये इस पे आपको उनको क्या कहना? मैं समझा नहीं। काफी लोग कहते हैं कि हम बाहर जाते हैं विदेश, हमें बोलने का मौका मिलता है तो हम बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे दिल में भावनाएं खराब हैं देश के प्रति, बट हम हकीकत बताते हैं। तो आर दे डेंटिंग द इमेज? मैं उनकी आलोचना करके उनको महत्व क्यों दूं भाई? क्यों? देश को तय करने दो कि बाहर जाकर के हम जो भी बोलते हैं उससे बोलने वाले की पहचान होती है कि देश की पहचान होती है। देश की पहचान क्या है दुनिया जानता है। दुनिया के लोग जो हमारे देश में पैदा नहीं हुए, यहाँ का अन्न नहीं खाया, वो इसको ब्राइट स्पॉट कहते हैं। अभी तक उन्होंने हमारा नमक नहीं खाया है लेकिन बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने 2014 में एक नारा दिया था, उसमें आपने कहा था कि आप इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, आपने ये कहा था। अब 2018 में कई चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस जो है वो 4 राज्यों में सिमट गई है, 1 राज्य में चुनाव है इस साल कर्नाटक में, और बाकी रह गया पुडुचेरी जो एक यूनियन टेरिटरी है। तो क्या ये कांग्रेस मुक्त भारत आपका साकार हो रहा है? सबसे पहले नविका जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं थोड़ा समय ज़्यादा लूँगा आज टीवी टाइम्स नाउ के दर्शकों का, क्योंकि मेरा मन करता था कभी इस विषय पर मैं विस्तार से बात करूं, लेकिन कभी कर नहीं पाया। एक नारा मेरा चल पड़ा, लेकिन मेरी भावना थी वो कभी मैं पहुंचा नहीं पाया, क्योंकि राजनीति के इतनी जल्दबाजी में बोला जाता है कि चलते रहती है गाड़ी। हमारे देश में राजनीति की मुख्यधारा कांग्रेस रही, इसलिए सभी राजनीतिक दलों में भी कल्चर जो आया, बाय एंड लार्ज सब कुर्ता वाले दिखेंगे आपको। तो क्योंकि पहले कांग्रेस के जमाने में सब कुर्ता वाले होते थे, तो ये किसी भी दल में हो तो पॉलिटिक्स मतलब ये छवि। मैं जब कांग्रेस मुक्त कहता हूं तो एक कांग्रेस संगठन या एक पॉलिटिकल पार्टी की इकाई, इस सीमित अर्थ में मेरे मन में विचार नहीं आए थे। जो शब्द निकला तब कांग्रेस एक कल्चर के रूप में देश में फैला हुआ है। आजादी के आंदोलन वाली कांग्रेस का भी एक कल्चर था जिसने देश के जवानों को मरने मिटने की प्रेरणा दी।
आजादी के बाद कांग्रेस के कल्चर का जो रूप आया है, जो कम अधिक मात्रा में हर राजनीतिक दल को भाने लगा है, बहुत ठीक लगता है। हाँ यार, इस रास्ते पे चल जाए तो गाड़ी चल जाएगी। जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचारी, शिष्टाचार, धोखा देना, सत्ता को बिल्कुल दबोच के रखना, ये मैं इसको एक ऐसा हिंदुस्तान की राजनीति के कल्चर के हिस्से बन गए, राजनीतिक कल्चर के, जिसका मुख्य धारा कांग्रेस रही। कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि कांग्रेस एक सोच है, ऐसा कांग्रेस के लोग कहते हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता। मैं उस सोच की चर्चा करता हूं कि भाई वो सोचा नहीं, एक जो चरित्र देश में बन गया, भाई राजनेता ने ऐसे, राजनीति मतलब ऐसी, ये मूलतः कांग्रेस की मूल धारा से फैला हुआ है। और इसलिए जब मैं कांग्रेस मुक्त कहता हूं तो वो चुनावी उठापटक से जुड़ा हुआ नहीं है जी। मैं तो चाहूंगा स्वयं कांग्रेस पार्टी को भी अपने आप को कांग्रेस मुक्त करना पड़ेगा। वो कौन सा, जो कांग्रेस कहती है सोच है, और जो कल्चर है देश के लोकतंत्र में, कांग्रेस की भलाई भी इसी में है कि कांग्रेस भी कांग्रेस मुक्त हो, उस कल्चर से मुक्त हो। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है, और उस अर्थ में मैं कांग्रेस मुक्त भारत का मेरी बात है। अच्छा हुआ कि आपने पूछा मुझे, मेरे इन भावों को अच्छी तरह मैं आज बता पाया हूं। मैं उन बुराइयों से मुक्ति की पक्ष में हूं, और जो मूलतः शुरू वहीं से हुई, आज कम अधिक मात्रा में सब जगह पे फैली है, मैं इसका मना नहीं करता हूं, लेकिन इससे बचाना होगा। देश के राजनीतिक दलों को बचाना होगा, देश के राजनीतिक चरित्र को बचाना होगा, आने वाली पीढ़ियों को बचाना होगा। और उस लिए एक सिंबॉलिक है, कांग्रेस दल तक मेरी बात सीमित नहीं है जी। मैं तो कांग्रेस को भी कांग्रेस मुक्त होने की बात कह रहा हूं। तो ये तो लीडरशिप पे बेसिकली उनका दायित्व बनता है। लीडरशिप मैं तो एक ओवरऑल सबने मिलकर करना होता है जी, सबने मिलकर करना होता है। मुझे किसी लीडर पर दोष देना नहीं है। तो आपको बस उस भावना से, नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत की भावना से, कांग्रेस मुक्त जब मैं कहता हूं तब मैं उस कल्चर की बात करते हैं, जिसमें आज देखिए, अब विमान में भी जा रहे हैं, बड़े पॉलिटिक्स वाले हो तो यूं हो जाता है आदमी, ये कैसे हो गया जी? जबकि सेवा करने के लिए 18-20 घंटे काम करने वाले लोग जो सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में है, और एक दल में ऐसा नहीं, सब दलों में है। लेकिन एक पहचान ऐसी बन गई है कि सब, इसके कारण दुख मुसीबत ये हो गई है, अच्छे लोग आने से डर रहे हैं। उनको लगता है भाई मैं ठीक है, मैं जहां हूं ठीक हूं, मुझे राजनीति में नहीं आना है। उसका मूल कारण क्या है? उस मूल कारण को में से मुक्ति देनी है तो कांग्रेस मुक्त भारत एक शब्द मैंने जो दिया है उस कल्चर के लिए दिया है। और मैं मानूंगा कांग्रेस को भी कांग्रेस मुक्त करना होगा, और दलों को भी अपने आप में कांग्रेस को प्रवेशने से रोकना होगा। और ये मैं किसी दल या व्यवस्था और चौखट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस कल्चर की बात कर रहा हूं। जी जी, प्रधानमंत्री जी, एक आपसे पर्सनल सवाल पूछूंगी कि आपको कितना डिसअपॉइंटमेंट हुआ अपनी जाती तौर पर जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप एंटी ट्रिपल तलाक बिल लेकर के आए पार्लियामेंट में। लोकसभा में तो पास हो गया क्योंकि वहां आपके पास नंबर हैं, लेकिन राज्यसभा में इस पर एक मत, एक कंसेंसस नहीं हो पाया। पर्सनली वर यू अफेक्टेड? मेरा यही कहना है कि भाई दल से बड़ा देश होता है। हमारी राजनीतिक आशाएं अपेक्षाएं हो स्वाभाविक है। मैं ये मानता था कि राजीव गांधी के जमाने में कांग्रेस जो गलती कर बैठी उससे वो सबक सीखी होगी, और अब प्रभाव भी इतना बदल चुका है, दुनिया के इस्लामिक देशों ने भी कानून बदले हैं, तो कांग्रेस पार्टी या वोट बैंक की राजनीति करने वाले दल उस मर्यादित
सोच से बाहर निकल करके एक एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, नारी का सम्मान, उस भाव से सोचेंगे। और मैं देखता हूं कि इस देश के टीवी ने एक बहुत बड़ी सेवा की कि जो 3 तलाक के कारण की शिकार हुई महिलाएं थी, उनकी जो एक एक स्टोरी उभर करके मीडिया लाया, अच्छे अच्छे की आंख में आंसू आ जाते थे कि क्या हालत है। अब उनको बचाना था, ये कोई राजनीति तो थी नहीं, और नहीं किसी को फांसी पे लटका देना था। कोई ऐसी व्यवस्था करो भाई सम्मान से जी सके। कांग्रेस इस अच्छे सामाजिक काम को क्यों समझ नहीं पाई, ये बड़ा चिंता का विषय है। क्या राजनीति इस हद तक पहुंच गई है कि उन टीवी पर एक एक कथा देखते थे जी, मैंने मन द्रवित हो जाता, कैसा इन बच्चों को कैसे पालेंगे, क्या करेंगे। और उनको एक हक देना था, मुस्लिम महिलाओं को हक देना था, और दुनिया के इस्लामिक देशों ने भी दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई इसको धार्मिक विषय है ये। अब इसको नहीं समझ पाए तो मन में पीड़ा होती है कि हमारी राजनीति कितनी नीचे गई है। क्या सत्ता का इतना बड़ी भूख कि आप निर्दोष माताओं बहनों की जिंदगी तबाह होती देखते रहे और अपनी राजनीति करते रहे। ये पीड़ा होना बहुत स्वाभाविक है, और मुझे बहुत पीड़ा हुई। कांग्रेस जीएसटी के लिए गाली दे, लेकिन एक गरीब मुस्लिम बहनों की रक्षा का काम और उसमें इस प्रकार की हरकतें की, उनके अंदर भी शायद भीतर तो उनको भी पीड़ा होती होगी, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन शायद राजनीति और सत्ता भूख उनको ये सब करने के लिए मजबूर करती होगी। काफी दलों ने इस पे एक किस्म से ऑपोजिशन किया राज्यसभा में। आपने डिबेट में सुना ही होगा, काफ़ी चीज़ें बोली कि लॉ इनफर्म है, ये एक मुहिम है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आप ले आएं, इसीलिए ये कराया जा रहा है। उनको आप ये सब क्या कहेंगे? पहली बात है, हम जो लाए हैं उसमें ऐसा है क्या कुछ, उसी की डिबेट करो भाई। आप ये तो नहीं कहोगे कि मैं टाइम्स नाउ को इंटरव्यू दे रहा हूं, यार पता नहीं कहाँ ले जाएगा, पता नहीं रिकॉर्डिंग करके जा रहा है क्या दिखा देगा, पता नहीं मेरी कैसी धुलाई करेगा। कि भाई अभी मैं जो इंटरव्यू दे रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मैं अपना ईमानदारी से बोल रहा हूं। टाइम्स नाउ को क्या करेगा, क्या नहीं, आशंका के आधार पर मैं टाइम्स नाउ को गालियां देता रहूं, ऐसे थोड़ा चलता है ये। सही कहा प्रधानमंत्री जी। एक और बहुत संगीन इशू है जो इस वक्त हुआ है, जो एक शोडाउन हुआ है जुडिशरी में। क्या आप समझते हैं कि ये अवॉइडेबल था? मैं मानता हूं मुझे इस पूरे विवाद से खुद को दूर रखना चाहिए, सरकार ने भी दूर रहना चाहिए, देश के राजनीतिक दलों ने भी दूर रहना चाहिए। हमारे देश की जुडिशरी का बहुत ही उज्जवल इतिहास है, वे बहुत ही सक्षम लोग हैं, वो मिल बैठ करके अपनी समस्या को समझेंगे, समाधान करेंगे। और मुझे हमारी इस न्याय प्रथा प्रणालिका पर भरोसा है, जरूर कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। काफी ऑपोजिशन वाले तो बीजेपी के हाई प्रोफाइल लीडर्स को इसमें खींच रहे थे, ये जुडिशरी के जो मामले में। आप समझते हैं कि लाइक यू वर चीफ मिनिस्टर इन गुजरात सर, फिर से 2019 के पहले ये लोग कुछ इश्यूज खड़ा कर रहे हैं जुडिशरी को लेके, केसेस को लेके, आपको फिर से कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं? विरोधियों ने भरपूर कोशिश करनी चाहिए मोदी को खत्म करने के लिए, मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। और ये मुहिम चलती रहती है। ऐसा है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं, उनके उसी कारणों ने मुझे यहां पहुंचाया है। मोदी जी, देश में एक और डिबेट है। डिबेट ये है कि नेशनल एंथम जो है वो कहाँ गाना चाहिए तो उसमें खड़ा होना चाहिए या नहीं चाहिए, कितनी देर खड़ा होना चाहिए, सिनेमा हॉल में होना चाहिए। ये चीजें अब हमारी न्यायपालिका में जाने लग गई हैं। इस पर आपका क्या कहना है? न्यायपालिका में तो कोई ले जाके जाएगा तो न्यायपालिका कहाँ मना कर सकती है? न्यायपालिका कैसे मना कर सकती है? नागरिक का हक है कहीं पर भी जाने का।
पर इसको पॉलिटिकल कलर दिया जा रहा है। आपको लग रहा है कि आज के दिन में अगर कोई खड़ा होकर अपना राष्ट्रगान गाए तो उसको सवाल पूछे जाते हैं? जो सवाल पूछते हैं उनको पूछना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, एक कंसेंसस है, आपने इसकी कई बार चर्चा की है कि देश में साइमल्टेनियस पोल्स होने चाहिए, सेंटर में और स्टेट्स में। अब जैसे 2018 ही आप ले लीजिए, कम से कम नहीं तो 6-7 राज्यों में इस साल चुनाव है, और फिर अगले साल तो जो चुनाव जनरल इलेक्शंस और कई स्टेट्स का जनरल इलेक्शन के साथ है सो है। तो इस मुद्दे पर आपके विचार, कंसेंसस क्यों नहीं बना पा रहे? आपकी चिंता सही है और मैं ये भी मानता हूं मैं सरकार में हूं तो हमारा दायित्व भी है, लेकिन ये विषय कहने वाला मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी कह चुके हैं, भारत के संविधान के निर्माता जो जानकार लोग हैं वो भी कह चुके हैं जी। कुछ व्यवहारू बातें भी हैं जिसको हमने सोचना चाहिए। भारत जैसा देश जिसकी डेमोक्रेसी बहुत ही मैच्योर हुई है, हिंदुस्तान का नागरिक स्कूल गया है कि नहीं गया है, लेकिन उसको दूध का दूध और पानी का पानी का भला भला समझ आता है। और 67 के पहले हमारे देश में लोकसभा विधानसभा साथ ही होती थी और देश की जनता नीचे एक निर्णय करती थी, ऊपर दूसरा निर्णय करती थी, ऊपर एक निर्णय करती थी, नीचे दूसरा निर्णय करती थी, एक साथ वोट देती थी, दो अलग अलग देती थी, उनको समझ था। तो भारत के मतदाताओं की समझदारी पर शक करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, बजट फलानी तारीख को होगा ही होगा, मतलब होता ही है। ऐसा नहीं कि मन मर्जी से होता है, एक नियम बन गया तो चलता है। तो वैसे इसको भी नियमों में बांधेंगे तो देश चलेगा और चलना चाहिए। अब आप देखिए, 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ, तब खर्चा करीब 1100 करोड़ हुआ। 2014 में हुआ 4000 करोड़ खर्चा हुआ। आज देश का दुर्भाग्य देखिए, स्थानीय निकायों के चुनाव है, उसकी मतदाता सूची अलग है, नगरपालिका महानगरपालिका की मतदाता सूची अलग है, असेंबली की अलग है, लोकसभा की अलग है। आज के टेक्नोलॉजी के युग में भारत जैसे देश में कोई भी चुनाव हो, मतदाता सूची एक नहीं बन सकती क्या? सिंपल सा है। लेकिन हमारी टीचर्स को मतदाता सूचियां ठीक करने में ही शक्ति चली जा रही है। ये बदलाव जरूरी है। दूसरा, लगातार चुनाव, भारत जैसे फेडरल स्ट्रक्चर, अब ठीक है चुनाव है तो तू मैं होनी है, छिटाकसी होनी है, आरोप प्रत्यारोप होने वाले हैं, भाषा के संबंध में विवाद हो सकता है, लेकिन होने वाले हैं। इसको तो ये लोकतंत्र का स्वभाव है, मान करके चलना चाहिए, इसको तो रोक नहीं लगाई जा सकती। हाँ, भाषा कैसी हो उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन होना तो होना है कि भाई आप सभ्य भाषा में बोलिएगा, सभ्य भाषा में बोलिएगा, बोलिए, बोलने को कोई नहीं रोक सकता। अब ऐसी स्थिति में असेंबली के चुनाव के समय, हाँ, हम प्रधानमंत्री हैं लेकिन राजनीति में भी हैं, हमें जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, उस सरकार की आलोचना करनी पड़ती है, वहां के राजनेता की आलोचना करनी पड़ती है। जाने अनजाने में भी ये फेडरल स्ट्रक्चर को खरोच पहुंचती है। दूसरा, मान लीजिए मैं प्रचार कर रहा हूं त्रिपुरा में, लेकिन वो बोलता हूं मैं त्रिपुरा के लिए, त्रिपुरा की सिचुएशन के लिए बोलता हूं, लेकिन गोवा वाला भी सुनता है, वो भी टाइम्स नाउ में देखता है, केरल वाला भी देखता है, वो भी देखता है। उसके दिमाग में राजनीति और ये कैसे लोग हैं, देखो यार लड़ते रहते हैं, यानी अच्छी बात हो नहीं पाती है। कुछ समय हो सकता है, अब जैसे होली का त्योहार होता है, हम रंग लगाते हैं, कपड़े खराब करते हैं,
किसी जगह पे कीचड़ भी उछाल देते हैं, कोई काला रंग भी पहुंच देते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के लिए बाद में सब लोग हंसी खुशी नहा धो के फिर गले लग जाते हैं। चुनाव भी एक निश्चित समय काल में हो, उसमें जितनी होली खेलनी है, रंग खेलने हैं, काला करना है, बुरा करना है, जो करना है निश्चित सीमा में हो जाएगा। 5 साल अच्छे ढंग से हो। दूसरा, हमारे देश का लोकतंत्र ऐसा है कि पॉपुलिस्ट इकोनॉमी, ये कांग्रेस मुक्त मैं जो कह रहा हूं वो उस कल्चर का हिस्सा है। लोकरंजक अर्थनीति, इसलिए अब सरकारों को भी आदत, चुनाव आया है, ये बांटो, वो बांटो, ये बांटो, वो बांटो, इसकी कंपटीशन चल रही है। वो कहता है मैं इतना दूंगा, तो वो कहता है मैं इतना दूंगा, और जो विपक्ष में होता है उसको तो बड़ी सुविधा होती है, वो सारी खजाना। मैं तो हैरान था, अभी गुजरात में चुनाव हुआ तो हमारे लोगों ने कुछ हिसाब करके दिया कि गुजरात का टोटल बजट से 4 गुना चीजें हम मुफ्त में देंगे, ऐसी घोषणा कर दी गई। अब ऐसी गैर जिम्मेवार बातें चलती हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ होंगे तो मैं समझता हूं कि देश का खर्चा बच जाएगा, समय बच जाएगा। सिक्योरिटी, हमारा देश का लाखों सिक्योरिटी के लोग साल में 100-150 दिन चुनावी व्यवस्थाओं में ही होते हैं जी। जबकि इतना बड़ा देश, इतने बड़े खतरे, इतने बड़े आंदोलन, अगर हम सामान्य मानवीय की सिक्योरिटी के लिए लोग लगाएं कि चुनावी व्यवस्था में लगाएं, अगर एक साथ हो जाता है, और मैं मानता हूं कि डेट फिक्स हो जानी चाहिए लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ, उसके 1 महीने के भीतर भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव, और फिर जो जहां है वहां 5 साल चलाना होगा। बीच में मानो कोई सरकार गिर जाती है, तो जैसे कोई एमपी का स्वर्गवास हो जाता है, कोई एमएलए का स्वर्गवास होता है, तो बाकी टेन्योर का ही चुनाव होता है। इनमें भी ऐसा ही होना चाहिए। और ये एक व्यक्ति नहीं कर सकता, एक दल नहीं कर सकता, सबने मिलकर के करना चाहिए। मैंने ऑल पार्टी की हर मीटिंग में विषय उठाया है। मैंने व्यक्तिगत जिन जिन दल के लोगों से बात की, सबने व्यक्तिगत बातचीत में यही करना चाहिए, जल्दी हो जाए तो अच्छा होगा, यही बोलते। मैं 2 वाक्य बोलूं तो वो 5 बोलते हैं, लेकिन जब पब्लिकली स्टेटमेंट देना होता है तो दूसरा देते हैं। वो कहते हैं 356 आर्टिकल है, जब तक वो रहेगा तब तक हम नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि देखिए सरकारें आती हैं और जाती हैं, टूटती हैं, तो आप एकदम फिक्स कैसे कर सकते हैं टेन्योर? ये आपको बोलते होंगे ये सब? ऐसा कोई, सब कहते हैं यार कुछ तो रास्ता निकालना चाहिए, कुछ करना चाहिए, सब बोलते हैं जी, लेकिन जब करने की नौबत आती है तो फिर सबके अपने देशहित और दलहित का टकराव शुरू हो जाता है। तो इस पर एक और बात पूछूंगी कि आपने कहा कि पॉपुलिज्म, और आप पॉपुलिज्म के सख्त खिलाफ रहे हैं, लेकिन जनरल एक इलेक्शन अगले साल भी आ रहा है। क्या राजनीति आप पर दबाव नहीं डालती कि इस साल के बजट में थोड़े से आप पॉपुलिस्ट हो जाएं, क्योंकि इलेक्शन जीतना तो हर दल का भी दायित्व होता है? देखिए, बजट ये लोकसभा हमारे पार्लियामेंट की अमानत होता है। बजट ही हमारे वित्त मंत्री के परिधि में आता है, और इसलिए मुझे उसमें हाथ पांव फैलाने का हक नहीं बनता है। लेकिन जिन्होंने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देखा है, जिन्होंने मुझे प्रधानमंत्री के रूप में देखा है, देश का सामान्य मानवी ऐसी चीजों का भूखा नहीं है, ये हमारा भ्रम है। देश का सामान्य मानवी ईमानदारी की अपेक्षा करता है। देश का सामान्य मानवी उसके हक का उसको मिले ये अपेक्षा करता है, मुफ्त का नहीं मांगता है। ये भ्रम है हम लोगों का, और मैं देश के सामान्य मानवी पर भरोसा करता हूं। उसकी आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए हम सरकार चलाते हैं, निर्णय करते हैं, और समस्याओं का समाधान करके आगे निकल रहे हैं। तो आप ये पॉपुलिज्म को रेजिस्ट करेंगे, ये आप कह रहे हैं स्पष्ट तरीके से? ये इस देश तय करना चाहिए कि देश में मजबूती की ओर आगे बढ़ना है, तो जो एक पॉलिटिकल कल्चर, कांग्रेस कल्चर,
उसी से जाना है कि फिर से बाहर निकलना है। आपने एम्प्लॉयमेंट पे खुलकर बात की। एक वो एरिया है जो आपकी जिस पर आलोचना होती है, पर दूसरी एरिया जो है वो है फार्म डिस्ट्रेस, एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसा आपने गुजरात में दिखाया है ग्रोथ, वो ग्रोथ सेंट्रल लेवल पे उसकी क्रिटिसिज्म होती है। तो आप अपने आलोचकों को क्या कहें? ये आलोचना सही है और इसका इनकार नहीं करना चाहिए। ये देश की जिम्मेवारी है, सभी राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, भारत सरकार की जिम्मेवारी है, नरेंद्र मोदी की जिम्मेवारी है कि हमारे देश के किसानों की समस्याओं को समझ करके उसका समाधान करने के लिए प्रयास करना चाहिए। पिछले कुछ समय में हमने जो प्रयास किए हैं उसने एक विश्वास का वातावरण बनाया है। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मैंने देखा, मैं अभी कर्नाटक गया था तो हमारा एक एमपी काफ़ी सक्रिय है, उसने अपने इलाके में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसानों तक पहुंचाया और वहाँ दुर्भाग्य से अकाल आया। उन किसानों को मुझे अंदाज है उस समय तक उसने करीब 100-125 करोड़ रुपए इंश्योरेंस के दिलवाए थे। अब एक ऐसी स्कीम है कि जो किसानों को संकट के समय जीवन दान देने की ताकत रखती है। अब हमने किया है, सरकार अच्छा उसमें किसान को 2% ही देना है, 98% राज्य और केंद्र सरकार देती है। दूसरा, किसान को बिजली चाहिए या पानी चाहिए, मेरा मत है किसान को पानी मिलना चाहिए। हमने करीब 99 ऐसी स्कीम जो रिजर्वर्स तैयार थे, डैम बन चुके थे, लेकिन पानी पहुंचाने के लिए कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब मैं हैरान हूं जी, ऐसी कैसी सरकारें चलाएगी कि आप 3 मंजिला मकान बनाएं लेकिन स्टेयरकेस या लिफ्ट न डालें। ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ है हमारे देश में। हमने लाखों करोड़ रुपए लगा करके उस इरिगेशन प्रोजेक्ट को हाथ में लिया है। 40-50 शायद मैंने काफ़ी मात्रा में पूरी हो गई, बाकी भी हो जाएंगे, फिर मैं और लूँगा। तो पानी पहुंचाने का एक बड़ा अभियान हम चला रहे हैं। तीसरा, हमारे किसान को बेचारे को मालूम नहीं है कि विज्ञान बदल चुका है। आज आप बीमार हो जाओगे तो डॉक्टर पहले कहता है तो ब्लड टेस्ट करा के आओ, यूरिन टेस्ट करा के आओ, और फिर तय करता है कि कहाँ जाना है। वैसा ही जमीन का है, ये धरती माता, उसकी सेहत कैसी है। तो हमने सॉइल हेल्थ कार्ड का एक बड़ा अभियान चलाया है, जमीन का नमूना लेके, और करोड़ों करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया है। अभी भी हिंदुस्तान में इंसान को हेल्थ कार्ड नहीं है, लेकिन मैंने किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड देने की दिशा में बहुत बड़ा अभियान चलाया, और शायद मेरा जो टारगेट था उससे पहले मैं शायद पूरे देश में पूरा कर दूंगा। अब किसान को समझ आने लगा है कि भाई मेरी जमीन तो इस पाक के लिए अनुकूल थी, इसके लिए नहीं थी, मैं बेकार में डालता रहता था। उसी प्रकार से यूरिया, हमारे देश में यूरिया के लिए किसान को रात रात लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। आपने टीवी पर भी देखा है और अखबारों में पढ़ा है कि यूरिया लेने के लिए आए हुए किसानों पर लाठीचार्ज हुए थे। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो मुझे हर वर्ष 3-4 चिट्ठी प्रधानमंत्री को यही लिखनी पड़ती थी कि यूरिया दीजिए, यूरिया दीजिए। मैं यहाँ प्रधानमंत्री बन के आया तो राज्यों से मुझे सबसे पहले जून महीने में जो चिट्ठियां मिली वो यूरिया की ही मिली। मैंने उसका पूरा डिटेल अभ्यास किया। साहब, नई फैक्ट्री लगाऊंगा तो 3-4 साल लगेंगे, लेकिन जो इसको ठीक ठाक करूं, ठीक ठाक कर करके मैंने 20 लाख टन अतिरिक्त यूरिया पैदा किया। उसी को गवर्नेंस बदल करके, मैनेजमेंट बदल करके। दूसरा, जो बंद पड़े कारखाने तो उसको चालू करने का बड़ा अभियान मेरा चल रहा है, उसमें भी लोगों को काफी रोजगार मिल रहा है, और आने वाले कुछ समय में वो चालू भी हो जाएंगे। तीसरा काम, यूरिया का नीम कोटिंग किया। नीम कोटिंग करने के कारण पहले यूरिया चोरी, नाम तो किसान का होता था, सब्सिडी किसान के नाम पे कटती थी, बिल किसान के नाम के फटता था, लेकिन जाता था कारखानों में, और फैक्ट्री में जाकर के वो केमिकल प्रोसेस में रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग होता था, और उद्योगपति मालामाल हो जाते थे। हमने 100% नीम कोटिंग यूरिया कर दिया। इसके कारण
गेहूं और चावल जैसी चीजों में 5 से 7% उत्पादन में वृद्धि हुई नीम कोटिंग के कारण। यूरिया 10% कम उपयोग हुआ, किसान का पैसा बचा। अभी मेरी कोशिश है सोलार पंप, बिजली के बदले किसान को सोलार पंप हो, खेत के किनारे पर वो अपने सोलार पैनल लगा दे तो बिजली का खर्चा कम, तो उसका खर्चा कैसे कम हो। तीसरा सबसे बड़ा काम है एग्रो प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग। हमने एक इंटरनेशनल लेवल का एग्रो प्रोसेसिंग सेमिनार किया, दुनिया के एग्रो प्रोसेसिंग वालों को मैंने बुलाया। अब भारत में प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के तहत मैंने 6,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया। वैल्यू एडिशन होना चाहिए। अगर आप कच्चे आम बेचते हैं कम पैसा मिलता है, लेकिन पका आम बेचते हैं तो ज्यादा मिलता है। कच्चे आम का अचार बना करके बेचते हैं तो और ज्यादा पैसा मिलता है। अचार को भी बढ़िया पैकिंग करके भेजते हैं तो और अच्छा मिलता है। और अगर कोई सेलिब्रिटी उसको मार्केटिंग के लिए ब्रांडिंग करे और टीवी वालों को थोड़ा पैसा दे करके एडवर्टाइजमेंट करे तो और ज्यादा पैसा मिलता है। वही कच्ची कैरी वैल्यू एडिशन होता है तो कितना होता है। दूध किसान बेचता है तो कम पैसा मिलता है, लेकिन दूध से मक्खन बेचता है तो ज्यादा पैसा मिलता है। वैल्यू एडिशन की दिशा में मेरे किसान को ले जाना चाहिए और रूरल बेस्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की ओर देश को ले जाना चाहिए। हमने ये प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के तहत ये पूरी योजना को आगे बढ़ाया है, जो आने वाले दिनों में इसको मदद करेगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है किसान की समस्याओं के समाधान के लिए रास्ता खोजना, उसके लिए मार्केट। ई-नाम के द्वारा हमने करीब 580 मंडियों को जोड़ने के लिए, और तमिलनाडु का किसान भी अपनी पैदावार ऑनलाइन बिहार में बेच सकता है, जहां उसको ज्यादा दाम मिलेगा बेच सकता है। मेरा अंदाज है अब तक इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों का 36,000 करोड़ रुपए की माल की बिक्री हुई है, उसकी अपनी इच्छा के दाम से। तो ये संभव है। अब मैंने राज्यों को आग्रह किया कि आप जल्दी से जल्दी अपने एपीएमसी के कानून में बदलाव कीजिए, ई-नाम के अंदर आगे आइए। अब राज्यों की कहीं गति अच्छी है, कहीं गति ठीक नहीं है, लेकिन हम लगे हैं। जी, थोड़ा हटके फॉरेन पॉलिसी पे थोड़ा बात करना चाहेंगे मोदी जी। देखिए, आपके इक्वेशंस हैं काफी वर्ल्ड लीडर्स के साथ, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी। हाउ मच हैज दिस कंट्रीब्यूटेड, आपके इक्वेशंस ताल्लुकात, टू आइसोलेट पाकिस्तान इंटरनेशनली? अगर ये आप सोचोगे कि भारत की विदेश नीति पाकिस्तान आधारित है तो भारत के साथ घोर अन्याय है। भारत की विदेश नीति भारत के संदर्भ में होती है, भारत की विदेश नीति विश्व के संदर्भ में होती है, इश्यूज के संदर्भ में होती है। और इसलिए हम किसी एक देश के ही आसपास विदेश नीति नहीं करते हैं और न करनी चाहिए। और इसलिए अगर आपकी ये सोच है कि हम किसी को आइसोलेट करने के लिए ये दुनिया में मेहनत करते हैं, गलत है। ये हमारा काम नहीं है। हाँ, दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है और आतंकवाद के जनक जो होंगे उनके खिलाफ दुनिया लामबंद हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप बड़ी मुखरता के साथ आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। और आतंकवाद के खिलाफ जो भी लड़ने के लिए आएगा उन सबका मैं स्वागत और सम्मान करूंगा, क्योंकि मेरा देश 40 साल से आतंकवाद को भुगत रहा है। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। दुनिया में से आतंकवाद खत्म होना चाहिए। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मैं समझता हूं, मैंने हमेशा कहा है कि भारत और पाकिस्तान बहुत लड़ लिया। आओ मिलकर के गरीबी से लड़े, आओ मिलकर के बीमारी से लड़े। और मैं सीधा पाकिस्तान की आवाम से ही बात करता हूं। मैं आवाम से कहता हूं कि बताइए, गरीबी से लड़ना है कि नहीं लड़ना है, अशिक्षा से लड़ना है कि नहीं लड़ना है, बीमारी से लड़ना है कि नहीं लड़ना है। हम मिलकर के लड़ेंगे तो जल्दी से जीतेंगे। ये मैं वहां की आवाम से कहता हूं। पर मोदी जी, एक मोदी डॉक्ट्रिन निकल के आया है और मोदी डॉक्ट्रिन को अभी नेतन्याहू जी यहाँ थे, आपकी बहुत अच्छी उनकी यात्रा रही दिल्ली में, और उन्होंने टाइम्स नाउ को एक इंटरव्यू में कहा
और एंडोर्स किया कि आपका जो टेररिज्म के तरफ एटीट्यूड है वो एक हार्ड पावर का एटीट्यूड है, और उन्होंने एंडोर्स किया कि यही मोदी डॉक्ट्रिन जो है हार्ड पावर पे होना चाहिए, सॉफ्ट पावर से टेररिज्म एटलीस्ट टैकल नहीं हो सकता है। तो आप समझते हैं कि ये डॉक्ट्रिन जो है इस पर आप मजबूती से बने रहेंगे? मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने भारत की भी जमकर के तारीफ की है, भारत सरकार की जमकर के तारीफ की है, व्यक्तिगत मेरे लिए भी अच्छे शब्द बोले हैं, मैं इसलिए उनका बहुत आभारी हूं। आतंकवाद ये सो कॉल टर्मिनोलॉजी में जैसे शब्द आपने प्रयोग किए कि हार्ड पावर, डिकना पावर वगैरह है, एक्चुअली ये मानवता का मुद्दा है। मानवता पर बड़ा संकट है। मानवता की रक्षा के लिए मानवतावादी शक्तियों का एक होना बहुत जरूरी है, और मैं इसे मानवता को बचाने की लड़ाई मानता हूं, और इससे बड़ा सॉफ्ट पावर कोई नहीं हो सकता है। मानवता की चिंता करना यही तो सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर है, और इसलिए मेरी कोशिश मानवतावादी शक्तियों को जोड़ना, मानवतावादी विचारों को बल देना उस पर है। तब जाकर के आप आतंकवाद को आइसोलेट करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ पाओगे। तभी लोग परहैप्स कह रहे हैं, आपने भी एक अब इंटरलोक्यूटर भी असाइन किया है जम्मू कश्मीर के लिए, तो इसी दायरे में अगर आप उसको एड्रेस करना चाहें आतंकवाद को मानवता के दायरे में, तो अब डायलॉग शुरू करना चाहिए, नॉट जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर विद पाकिस्तान बट ऑल्सो इंटरनली। भारत के किसी भी नागरिक के साथ डायलॉग होता ही है, होता ही रहेगा और होता ही रहेगा। भारत के संविधान ने हमको एक काम दिया हुआ है, इसके लिए कोई नया प्रयोग नहीं होता है, वो तो चलता ही है। और मैंने तो लाल किले पर से कहा हुआ है सारी बातें, उसमें कोई दुविधा नहीं है। भारत के नागरिक का तो मोदी को, अरे मोदी जी खड़े रहो मुझे बात करनी, उसको हक है जी। हिंदुस्तान के संविधान को मानने वाले, हिंदुस्तान के लिए जीने मरने वाले के लिए तो हम है। ये आपने बहुत दुरुस्त कहा कि हिंदुस्तान के संविधान को मानने वाले, पर कई ऐसे वहां हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को ही नहीं मानते। तो वो तो बात करने के लिए जाएंगे क्यों? और वो कर भी नहीं रहे हैं, वो कर भी नहीं रहे हैं। मोदी जी, 18 महीने रह गए इलेक्शंस के लिए, अब जो अगले 18 महीने का जो सफर है, आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं? एक, मैं कभी भी चुनावी टाइम टेबल से अपना टाइम टेबल नहीं बनाता हूं। मेरा टाइम टेबल रहता है देश की जनता की सेवा करने के लिए जो टास्क है, वो टास्क को समय सीमा में बांध दूं। जैसे मैंने अभी एक सौभाग्य योजना ली है। अब आप देखिए, आजाद कुल हिंदुस्तान में कुल 25 करोड़ परिवार है, राउंड अबाउट 25 करोड़ परिवार है। 25 करोड़ परिवार में 4 करोड़ परिवार अभी भी अंधेरे की जिंदगी में जीते हैं, उनके घर में बिजली कनेक्शन नहीं है। आजादी के 70 साल के बाद मेरा मन करता है कि मुझे इन 4 करोड़ परिवार जो अंधेरे में जीते हैं, उनके घर में रोशनी पहुंचानी है। मैंने टाइम सीमा तय की है कि मैं इन 4 करोड़ परिवारों में समय सीमा में बिजली का कनेक्शन दूंगा, मुफ्त में दूंगा। उनके घर में रोशनी आएगी तो बच्चा पढ़ेगा, उसकी जिंदगी में बदलाव आएगा। ये सब गरीब लोग हैं, और ये संप्रदाय वो संप्रदाय नहीं है, हर समाज के अंदर गरीब तबका है। मैं उनके लिए काम कर रहा हूं। अब मैं तय करता हूं, भाई मुझे इस तारीख के पहले काम पूरा करके दो। जब मैंने लाल किले से बोला कि मुझे 1 साल के भीतर में स्कूल कॉलेज में टॉयलेट पूरे करने हैं, कर दिए मैंने। हमारे देश में योजनाओं की घोषणा करने वाली सरकारें तो बहुत आगे गई। कोई ऐसा विषय नहीं है मानव जात का कि जिस पर पुरानी सरकारों ने यूं उंगली न अड़ाई हो। छू करके भाग जाना, छू करके भाग जाना, खाता में डाल देना कि हाँ हमने ये योजना चालू कर दी, लेकिन फिर उसको पूछना ही नहीं। मेरा वो काम नहीं है जी। मैं योजना वही हाथ में लेता हूं जिसको मैं पूरा करने के लिए प्रयास करूं,
पूरा तरह पड़ा और पूछता रहता हूँ बताओ कहाँ पहुंचा, कितना हुआ। इससे जितना देश की सेवा कर पाता हूँ करता हूँ जी। बाकी हवाबाजी करनी है तो सब लोग करके ही गए हैं। कोई ऐसी योजनाएं हैं मोदी जी जो आप सोचते हैं कि अभी तक फ्रक्टिफाई नहीं हुई हैं, जिस पे आपको थोड़ा और अटेंशन पे करना पड़े? कुछ ऐसी हैं योजनाएं? अब जैसे मैंने सांसद आदर्श ग्राम योजना रखी और मैंने हमारे सांसदों से प्रार्थना की कि सरकार के इतने पैसे जाते हैं, अलग अलग योजनाओं से जाते हैं, आप एक गांव में खुद अपनी निगरानी के नीचे उसको लागू करके देखो। पैसे हैं अलग अलग योजनाओं से, लेकिन एक गांव में लगा करके देखो और वहां कोई बदलाव नजर आता है क्या? तो इससे दो चीजें होगी, एक तो या तो नीतियां गलत होगी तो उसको करेक्शन होगा। आप पार्लियामेंट में आके बोलोगे कि ये नीति है तो होना ही नहीं है। बजट कम होगा तो उसकी चर्चा होगी, लेकिन कोई प्रयोग तो करो, एक मॉडल तो बनाओ। अब ये किया तो हमारे एक नेता ने बड़ा उसी के खिलाफ बयानबाजी कर दी। अब वो तो जीएसटी के लिए कुछ बोलते हैं तो उसके लिए भी बोल दिया। अब तब लगता है कि कुछ करूंगा, अब मैं समझाऊंगा एमपी को कि भाई देखिए एक एक गांव करो ना, एक गांव करके देखो तो मॉडल पता चलेगा भाई। तो इसके कारण आप पार्लियामेंट में कंट्रीब्यूट कर पाओगे कि भाई ये ठीक है, सरकार की योजना में कमी है, इसको बदल करो। और दूसरा आपको ध्यान में आएगा इतने रिसोर्स हैं, अगर सही ढंग से उपयोग किया है तो कहां से कहां पहुंचा जा सकता है। दोनों चीजें हो सकते हैं। अब जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। मोदी जी, सवाल कई हैं, चाहें तो हम पूरी रात यहाँ बैठे रह सकते हैं, लेकिन आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने इतना समय हमारे दर्शकों को दिया, आपने कई चीजों पे बहुत विस्तार से बातें की। चाहेंगे कि ऐसा समय आप हमें थोड़ी थोड़ी देर में देते रहें ताकि हम दर्शकों की बात आप तक लाते हैं और आपकी बात उन तक। मैं टाइम्स नाउ का बहुत आभारी हूँ और मैं मानता हूँ इस देश को मुझसे पूछने का भी हक है और जवाब देना मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन कार्य की व्यस्तता इतनी रहती है और आपने देखा होगा मैं लगातार काम करने वाला इंसान हूँ। मैं आशा करूँगा कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद कोई टोली आपके बाल नोच न ले। यही मैं प्रार्थना करूँगा। मेरा तो जो होगा तो हम तो आदी हैं, लेकिन कहीं आपके बाल नोच न ले लोग। लेकिन मैं आपका आभारी हूँ, आपने उसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। काफी विषयों पर मुझसे चिंतन मनन करने का, अपनी अभिव्यक्ति करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।